नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक ITI यूट्यूब चैनल में। मैकटेक ITI यूट्यूब चैनल में आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं फिटर ट्रेड का मॉक टेस्ट, जिसमें आपके सामने आएंगे 25 क्वेश्चन और ये 25 क्वेश्चन हम आपके सामने सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से ये काम का होगा। यदि हमारा ये वीडियो, हमारे प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ अगर चैनल में नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, विच पार्ट इंडिकेट्स द रीडिंग ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेट। डायल टेस्ट इंडिकेटर की रीडिंग किस हिस्से से प्राप्त होती है? डायल टेस्ट इंडिकेटर की रीडिंग किस हिस्से से प्राप्त होती है? डायल टेस्ट इंडिकेटर आप सभी ने देखा होगा। डायल टेस्ट इंडिकेटर जो आपने देखा होगा उसमें एक घड़ी की तरह एक डायल जो होता है वो बेसिकली एक घड़ी की तरह होता है, जिसमें निडल लगी हुई होती है। वो निडल ही रीडिंग को पॉइंट आउट करती है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं स्टेम, एनविल, पॉइंटर और प्लंजर। तो इसका सही आंसर सी है, पॉइंटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, व्हाट इज़ द फॉल्ट इन रिवेटिंग। आपके सामने एक रिवेट जॉइंट दिया हुआ है। इस रिवेट जॉइंट में आपको बताना है कि इसमें फॉल्ट क्या है। फॉल्ट इन द सेंस इसमें गलती क्या है, कमी क्या है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक जॉइंट है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। टू लिटिल अलाउंस बर्स बिटवीन द प्लेट्स, होल्स ऑन द प्लेट नॉट इन लाइन, और लास्ट है रिवेट बॉडी नॉट परपेंडिकुलर। रिवेट बॉडी नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें कमी क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये जो रिवेट जॉइंट आपके सामने है इसमें कमी क्या है। तो इसका सही आंसर है टू लिटिल अलाउंस। बहुत कम अलाउंस इसमें दिया हुआ है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने एक अगला प्रश्न आ चुका है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सपोर्टिंग टूल इन द शीट मेटल वर्क। शीट मेटल वर्क, जब शीट मेटल वर्क के बारे में आपने देखा होगा, जब शीट मेटल वर्क किया जाता है तो उसमें इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिकली एक सपोर्टिंग टूल है। इसका नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं हैचेट स्टेक, फनल स्टेक, हाफ मून स्टेक या राउंड बॉटम स्टेक। इसका सही आंसर है राउंड बॉटम स्टेक, यानी कि डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 आ चुका है आपके सामने। ये सेम पिक्चर आपके सामने है रिवेट जॉइंट का। नेम द टूल मार्क्ड एज एक्स इन रिवेटिंग। रिवेटिंग करते समय ये जो टूल जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे एक्स के नाम से दर्शाया जा रहा है, इसका नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ड्रिफ्ट, रिवेट स्नैप, कॉकिंग टूल या फुलरिंग टूल। तो इसका सही आंसर है डी, फुलरिंग टूल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान सा सवाल है। आप लोगों ने आमतौर पर ये सवाल स्कूल लाइफ में भी देखा होगा। स्कूल में भी 11th-12th की क्लासेस में आपने इस सवाल का जवाब देखा होगा। माइक्रोमीटर, जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, जिसे हम स्क्रू गेज भी बोलते हैं, उसका एक्यूरेसी यहाँ पर पूछा जा रहा है। एक्यूरेसी इन द सेंस उसका लीस्ट काउंट आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं। इसका आंसर जो है 0.01 mm है आउटसाइड माइक्रोमीटर का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। प्रश्न नंबर 6 है, हाउ मच कॉपर कंटेन्स इन पाइराइट्स ओर। पाइराइट्स ओर में, पाइराइट्स अयस्क में कितना तांबा होता है, कितना कॉपर होता है। ठीक है, कॉपर को तांबा बोलते हैं। कितना तांबा होता है। आपके ऑप्शंस हैं 0.15, 0.32, 0.5 या 0.45। इसका सही आंसर है बी, 0.32। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ सेंटर स्क्रू इन डाई स्टॉक। डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का क्या लाभ है। डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का क्या लाभ है, आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं टू टाइटन द डाई, दूसरा ऑप्शन है टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट, तीसरा ऑप्शन है टू एडजस्ट द डायामीटर ऑफ इंटरनल थ्रेड, यानी आंतरिक चूड़ियों के व्यास को समायोजित करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है टू एडजस्ट द डाया ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड, बाहरी चूड़ियों के व्यास को समायोजित करने के लिए। इसका सही आंसर है बी, टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। नेम द जॉइंट इन आर्क वेल्डिंग। आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है जिसमें आपको देख सकते हैं यहाँ दो प्लेट्स दिखाई दे रही हैं, एक वर्टिकल तथा एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। दोनों को जिस पोजीशन पे वेल्ड करना है, वेल्डिंग करनी है, उस वेल्डिंग का नाम, उस जॉइंट को का नाम आपको बताना है। आर्क वेल्डिंग के इस जॉइंट का नाम आपको बताना है, ये किस तरह का जॉइंट है। आपके ऑप्शंस हैं फ्लश कॉर्नर जॉइंट, सिंगल फिलेट लैप जॉइंट, फिर है हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट, और चौथा ऑप्शन है फुल ओपन कॉर्नर जॉइंट। आपको ये फिगर देख करके बताना है कि इसमें कौन सा ये जॉइंट है। इसका सही आंसर है सी, हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ असेंबली टेक्निक। ये जो असेंबली की गई है, इस असेंबली टेक्निक का मेथड का नाम आपको बताना है। तो वैसे तो फिगर देख करके ही समझ में आ रहा है इसमें डॉवल पिन का इस्तेमाल किया गया है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। आपके ऑप्शन हैं, पहला है डॉवलिंग, दूसरा ऑप्शन है पिनिंग, तीसरा ऑप्शन है पीनिंग और चौथा ऑप्शन है स्टेकिंग। जैसा मैंने आपको फिगर देख करके बताया कि इसमें डॉवल पिन का इस्तेमाल किया गया है, डॉवल होल का इस्तेमाल किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ए, डॉवलिंग। सॉरी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑफ द फाइल। फाइल का फिगर आपके सामने दिया हुआ है, फाइल के पार्ट्स के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर एक्स मार्क से जिस पार्ट को दर्शाया गया है उसका नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं हील, एज, फेरूल या शोल्डर। हील, एज, फेरूल या शोल्डर। इसका सही आंसर है सी, फेरूल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है। वाई सरफेस प्लेट्स आर मेड ऑफ स्ट्रेस रिलीव्ड गुड क्वालिटी कास्ट आयरन। क्यों सतह प्लेटों को तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं टू प्रिवेंट कोरोजन, दूसरा ऑप्शन है टू प्रिवेंट ब्रेकिंग, तीसरा ऑप्शन है टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, चौथा ऑप्शन है टू प्रिवेंट थर्मल एक्सपेंशन। इसका सही आंसर है सी, टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन। विकृति को रोकने के लिए, डिस्टॉर्शन को रोकने के लिए जो सरफेस प्लेट होती है वो स्ट्रेस रिलीव्ड गुड क्वालिटी कास्ट आयरन की होती है। क्योंकि आपको पता ही है सरफेस प्लेट में जनरली जो काम हम करते हैं तो लोड उसके ऊपर में दिया जाता है, इम्पैक्ट दिया जाता है, इम्पैक्टफुल लोड दिया जाता है। तो ऐसे इम्पैक्टफुल लोड देने की वजह से उसमें डिस्टॉर्शन भी आ सकता है, बेंड हो सकता है। तो इसलिए बेंड ना हो, डिस्टॉर्शन ना हो, उसके लिए इसमें जो है हाई क्वालिटी, गुड क्वालिटी कास्ट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल। टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शंस हैं यूज्ड फॉर हार्ड मटेरियल, कठोर धातु के लिए उपयोग किया जाता है, दूसरा ऑप्शन है यूज्ड फॉर हाई कार्बन स्टील, तीसरा ऑप्शन है यूज्ड फॉर सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल और चौथा ऑप्शन है यूज्ड फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील। इसका सही आंसर है यूज्ड फॉर सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 13, ये भी एक रिवेट पर जो है बेस्ड है। आपके सामने एक फिगर रिवेट का दिया हुआ है। आपको बताना है इस रिवेट में जो मिडिल पार्ट होता है उसका नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं टेल, बॉडी, हेड या डायमीटर। टेल, बॉडी, हेड या डायमीटर। आप देख लीजिए फिगर में जो है बीच का पोर्शन, रिवेट के बीच का पोर्शन आपको बताना है। हेड, ऊपर वाला तो हेड हो गया, बीच वाला पोर्शन आपको बताना है। नीचे वाला टेल हो गया, बीच वाला पोर्शन जाहिर है बॉडी होगा। तो इसका आंसर है बी, बॉडी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। आपके सामने जो गेज है उसका नाम मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से इसे पहचान सकते हैं। एक हाइट गेज है। आपको इसमें एक्स पार्ट का नाम आपको बताना है। आपके सामने जो गेज यानी वर्नियर हाइट गेज जो दिया हुआ है इसका, तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं बीम, मेन स्केल, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू या फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। तो आप देख सकते हैं ये जो एक्स, जिससे एक्स को दर्शा रहा है, ये जो है ये पोर्शन, ये एक्चुअली फाइन एडजस्टिंग स्लाइड के लिए होता है। क्योंकि जब कभी जैसे आप रीडिंग लेते हैं वर्नियर हाइट गेज में, वर्नियर हाइट गेज में आपको पता ही है कि रीडिंग लेने के दौरान क्या होता है, वर्नियर स्केल और मेन स्केल के कोई ना कोई डिवीज़न एक दूसरे से मैच होते हैं।
कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि एग्जैक्टली कोई भी डिवीजन वर्नियर स्केल का किसी मेन स्केल के किसी डिवीजन से मैच नहीं कर रहा होता है, ओवरलैप नहीं कर रहा होता है। तो उस कंडीशन में उसको बिल्कुल फाइन स्लाइड करके हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कोई डिवीज़न किसी से मैच हो जाए। तो फाइन स्लाइड करने के लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका नाम जो है फाइन एडजस्टिंग स्लाइड है। एक्चुअल स्लाइड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए फाइन एडजस्टिंग स्लाइड है। तो इसका सही आंसर है डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर ओवर हीटेड ड्रिल वाइल ड्रिलिंग। ड्रिलिंग के दौरान ड्रिल आपका जो है ओवर हीट हो जाता है, उसका एग्जैक्ट कारण, एग्जैक्ट रीज़न क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, ड्रिल हेल्ड नॉट करेक्टली, ड्रिल सही ढंग से पकड़ी नहीं गई है। दूसरा ऑप्शन है वर्क इज़ नॉट रिजिडली हेल्ड, कार्यखंड सही ढंग से नहीं पकड़ा गया है। तीसरा ऑप्शन है क्लियरेंस एंगल इज़ इनकरेक्ट। और चौथा ऑप्शन है फ्लूट्स आर क्लॉग्ड विथ चिप्स। इसका सही आंसर है क्लियरेंस एंगल इज़ इनकरेक्ट। क्लियरेंस एंगल इज़ इनकरेक्ट इसका सही आंसर है। तो सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑपरेशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक टूल आपको दिखाई दे रहा है, ये एक टूल है और ये आपका वर्क पीस है, ठीक है, और ये आपका टूल है। आपको बताना है कि इसमें ये कौन सी एक्सरसाइज हो रही है, कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। तो आपके ऑप्शंस हैं ड्रिलिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर सिंकिंग या काउंटर बोरिंग। आप बिल्कुल आसानी से इसको बता सकते हैं। इसका सही आंसर है डी, काउंटर बोरिंग यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने आ चुका है। विच पार्ट ऑफ द वर्नियर हाइट गेज इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेन स्लाइड। वर्नियर हाइट गेज में मेन स्लाइड का कौन सा पार्ट इंटीग्रल पार्ट होता है, जो उसके साथ, जो उससे अलग नहीं किया जा सकता। आपके ऑप्शंस हैं जॉ, बेस, बीम या जॉ क्लैंप। आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। कौन सा पार्ट वर्नियर हाइट गेज का किसी के से मतलब वर्नियर हाइट गेज का इंटीग्रल पार्ट है, मेन स्लाइड का इंटीग्रल पार्ट है, जो उससे अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल क्लियर है, जॉ जो है वो अलग नहीं किया जा सकता। कौन सा जॉ? फिक्स्ड वाला जॉ। फिक्स्ड वाला जॉ उससे अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप देखते हैं मेन स्केल में ही वो फिक्स जॉ इनबिल्ट होता है, तो इसलिए फिक्स जॉ उससे अलग नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर है ए, जॉ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और आमतौर पर आपके इंटरव्यूज़ में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंटरव्यू में भी आमतौर पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिए इसको। और उम्मीद करता हूँ सभी को पता होगा, क्योंकि इतना इस क्वेश्चन को बताया जा चुका है कि सभी को ये क्वेश्चन रट सा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर क्या है, किस सिद्धांत पर माइक्रोमीटर काम करता है। नट बोल्ट के सिद्धांत पर। बिल्कुल क्लियर है, ये नट बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। लेकिन यहाँ पर आपके साथ नट और बोल्ट नहीं दिया हुआ है, स्क्रू एंड नट दिया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। स्क्रू एंड नट या नट एंड बोल्ट, ये दोनों ही एक ही आंसर है कहलाएंगे। तो इसका बी आंसर सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने आ चुका है। वाई ड्रिल्ड होल्स आर ओवरसाइज्ड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान जो ड्रिल्ड होल्स होते हैं वो ओवरसाइज हो जाते हैं, क्यों? आपके ऑप्शंस हैं ड्रिल इज़ नॉट शार्प, ड्रिल की धार तेज नहीं है, उसके कारण। दूसरा ऑप्शन है अनइक्वल लैप लेंथ, उसके कारण। तीसरा ऑप्शन है फीड रेट इज़ टू हाई, यानी कि फीड रेट बहुत ज़्यादा है। चौथा ऑप्शन है कूलिंग इज़ इनसफिशिएंट, ठीक है, कूलिंग इज़ इनसफिशिएंट यानी शीतलन अपर्याप्त है। ड्रिलिंग ऑपरेशन जब आप ड्रिल करते हैं, ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान, ड्रिलिंग के दौरान कई बार होता क्या है कि जो ड्रिल किए हुए जो होल होते हैं वो होल आपके ओवरसाइज्ड हो जाते हैं। यानी जैसे मान लीजिए आपको 18 का होल करना है, तो वो जब होल आप करते हैं तो होल करने के बाद में वो एग्जैक्टली 18 का होल, 18 mm का होल नहीं होता है, वो 18 से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, किस कारण से होता है? तो ये सवाल पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं ड्रिल की धार तेज़ ना होने के कारण, असमान लिप की लेंथ के कारण, फीड रेट हाई होने के कारण, या कूलिंग इनसफिशिएंट होने के कारण। देखिए इसका सही आंसर है बी, अनइक्वल लिप लेंथ। अनइक्वल लिप लेंथ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज़ द साइज ऑफ कंपोनेंट बाय एक्चुअल
मेजरमेंट आफ्टर इट्स मैन्युफैक्चर्ड, उत्पादन के बाद भाग के वास्तविक माप को क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन के बाद एक्चुअल मेजरमेंट को, व्हाट इज़ द साइज ऑफ कंपोनेंट बाय एक्चुअल मेजरमेंट आफ्टर इट्स मैन्युफैक्चर्ड। कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर हो चुका है तो उसके एक्चुअल साइज़ को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं लिमिट साइज़, दूसरा ऑप्शन है एक्चुअल साइज़, तीसरा ऑप्शन है मैक्सिमम साइज़, चौथा ऑप्शन है मिनिमम साइज़। इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। इसका सही आंसर है बी, एक्चुअल साइज़। वास्तविक माप जो होता है वही उसका एक्चुअल मेजरमेंट होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने आ चुका है। विच मार्किंग मीडिया इज़ पॉइजनस। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये चारों ऑप्शंस मार्किंग मीडिया है। मार्किंग मीडिया आप सभी जानते हैं, मार्क करने के लिए जिस मीडिया की आवश्यकता पड़ती है उसे मार्किंग मीडिया कहा जाता है, और ये सारे उसी के ऑप्शंस हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा पॉइजनस है, कौन सा जो है ज़्यादा जहरीला कह सकते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं वाइट वॉश, प्रशियन ब्लू, कॉपर सल्फेट या सेल्यूलोज लिकर। बहुत ही आसान है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। कॉपर सल्फेट इसका सही आंसर है। वाइट वॉश जहरीला नहीं है क्योंकि वाइट वॉश जनरली आपके घरों में भी होता है। प्रशियन ब्लू भी जहरीला नहीं होता क्योंकि प्रशियन ब्लू का इस्तेमाल, प्रशियन ब्लू बेसिकली एक ऑयल पेंट की तरह होता है। ट्यूब्स में ये कलर आपको अवेलेबल होते हैं, प्रशियन ब्लू अवेलेबल होते हैं। तो ये भी इतने जहरीले नहीं होते, यद्यपि नुकसान इन सभी से है पर ये भी इतना जहरीला नहीं होता। और सेल्यूलोज लेकर जो होता है ये भी नुकसानदायक नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज लेकर जो है ये प्लांट्स से बनाया जाता है। तो इसमें से कॉपर सल्फेट ही एक ऐसा केमिकल कंपोनेंट है जो कि नुकसानदायक है, तो जहरीला इसको कह सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने आ चुका है। आपके सामने एक कटिंग टॉर्च दिखाई दे रही है। ये बेसिकली कटिंग टॉर्च कहलाती है। कटिंग टॉर्च कह लीजिए या गैस सेट का जो टॉर्च होता है उसको गैस सेट का टॉर्च कह लीजिए। ठीक है, गैस वेल्डिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 नॉब्स दिए हुए हैं। 2 नॉब्स दिए हुए हैं, इनमें से एक नॉब का नाम आपसे पूछ रहा है एक्स करके। आपको बताना है कि एक्स मार्क जो किया हुआ है ये कौन सा नॉब है। आपके ऑप्शंस हैं हैंडल, दूसरा ऑप्शन है मिक्सिंग चैम्बर, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन कंट्रोल वॉल्व और चौथा ऑप्शन है एसिटिलीन कंट्रोल वॉल्व। यहाँ पर वॉल्व की स्पेलिंग थोड़ा गलत दी हुई है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। बेसिकली पहले 2 ऑप्शंस बिल्कुल इनकरेक्ट हैं। ऑक्सीजन कंट्रोल वॉल्व या एसिटिलीन कंट्रोल वॉल्व, आपको इन दोनों में से सेलेक्ट करना है कि सही आंसर क्या है। बिल्कुल सिंपल है, इसका सही आंसर है सी, ऑक्सीजन कंट्रोल वॉल्व। गैस कटिंग टॉर्च में जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो नॉब होता है वो ऑक्सीजन कंट्रोल वॉल्व होता है, नॉब कह लीजिए या वॉल्व कह लीजिए, और राइट हैंड साइड वाला जो है एसिटिलीन के लिए होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन एंड डीए 2 ही इस्तेमाल होते हैं, आपको पता ही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर, इसका आंसर मैंने लगा दिया है, सी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने आ चुका है। वाई चॉक इज़ अप्लाइड ऑन द फेस ऑफ फाइल। फाइल के फेस पर चॉक क्यों लगाया जाता है? फाइल के फेस पर चॉक क्यों लगाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं टू रिड्यूस एक्सेसिव प्रेशर, अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है टू इंक्रीज चिप रिमूव्ड रेट, चिप हटाने की दर को बढ़ाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है टू रिड्यूस पेनिट्रेशन एंड पिनिंग, पेनिट्रेशन ऑन पिनिंग को कम करने के लिए। चौथा ऑप्शन है टू इंक्रीज पेनिट्रेशन ऑन एंड पिनिंग। देखिए इसके भी पहले 2 ऑप्शन पूरी तरह से गलत हैं। आपको कन्फ्यूजन इसमें हो सकता है कि टू रिड्यूस पेनिट्रेशन एंड पिनिंग और टू इंक्रीज इन पेनिट्रेशन एंड पिनिंग। इसका बिल्कुल क्लियरली आंसर, इसका सही आंसर है सी, टू रिड्यूस पेनिट्रेशन एंड पिनिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने आ चुका है। ये लेथ मशीन के एक पार्ट का फिगर आपके सामने दिया हुआ है। इसका नाम आपसे पूछ रहा है। लेथ मशीन में ये एक्स पार्ट का नाम आपको बताना है। बिल्कुल आसानी से आप इसका नाम बता सकते हैं, इसमें कंफ्यूज होने का कहीं कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। एप्रॉन, सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट। बिल्कुल ईजिली आप इसका आंसर बता सकते हैं। क्या है? ए, दैट इज़ एप्रन। बढ़ते हैं आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। आज के वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है, आज के मॉक टेस्ट का ये अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने आ चुका है। विच फाइल इज़ यूज्ड फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सॉ। लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज़ करने के लिए किस फाइल का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं बैरेट फाइल, टिंकर्स फाइल, मिल्सॉ फाइल या रिफलर्स फाइल। इसमें भी कंफ्यूज होने का कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। इसका सही आंसर है सी, दैट इज़ मिल्सॉ
फाइल। तो ये थे आपके आज के मॉक टेस्ट के 25 क्वेश्चन जो हमने आपके सामने किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। इसको सबमिट भी कर देते हैं, सबमिट करके इसका रिज़ल्ट भी देख लेते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, हमारे सारे आंसर्स सही हैं, तो ऑल आंसर्स आर करेक्ट, देखने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं हमारे ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें एक मोटिवेशन प्राप्त होगा और साथ ही साथ हम इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।